आज इंडियन मार्केट में 5 लाख करोड़ से इंडियन इक्विटी से वाइप आउट हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ब्लड बाग में बदल चुका है। स्टॉक क्रैश हो रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ये कब तक रुकेगा। ये ईरान और इसराइल के वॉर के चक्कर में हमारे पोर्टफोलियो में जो ब्लडिंग हो रही है वो कब तक रुकेगी। इसी सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर पैनिक हो जाता है और अपने सेल करता है अपने पोर्टफोलियोज को और कैश में आ जाता है। उसी तरफ स्मार्ट इन्वेस्टर उसी चीज़ का अपॉर्चुनिटी लेके उसमें अपने ग्रेजुअल तरीके से अपने जो फेवरेट स्टॉक है जहाँ पर वैल्यूएशन सस्ता है उसको वो ऐड करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे आज के रीजंस क्या है आज के फॉल के, उसके 4-5 रीजन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे यूएस के स्टॉक है जो अपने में पोर्टफोलियोज में ज़्यादातर ऐड कर रहा हूँ एग्रेसिवली तरीके से, जहाँ मुझे अर्निंग विजिबिलिटी लगती है और मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि जो विक्स है S&P 500 का वो बहुत 27-28 के ऊपर चला गया है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यूएस मार्केट में भी बन रही है। तो वीडियोस को एंड तक देखना तो आपको समझ आएगा कि ऐसे कौन से यूएस स्टॉक में अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर रहा हूँ और इंडियन मार्केट में भी ऐसे कौन से स्टॉक है जो मैं इस ग्रेजुअल तरीके से इस पैनिक सेलिंग में थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम उस चीज़ को भी समझेंगे कि कौन से ऐसे बिहेवियरल ट्रेड्स है कि हमें किस तरीके से इस मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। ये जो बियर फेज चल रहा है हमें अपने साइकोलॉजी को किस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए उसकी भी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पेशेंस, बिकॉज 18-19 मंथ से कोई रिटर्न नहीं बना है, लेकिन एक लास्ट फेज बची हुई है जो मुझे लगता है कि इस वॉर की वजह से अभी आ चुकी है। एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आ जाता है आप सभी जानते हैं कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ भागने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब सारे बेच कर स्टॉक मार्केट में आ जाओ, सारी चीज़ बेच के आप इन्वेस्टिंग लगा दो। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये वॉर का सिचुएशन कब तक चलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल के ऊपर अपने माइक्रो एनालिसिस देता हूँ, यूएस मार्केट के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर, फंडामेंटल चीज़ों को भी एनालिसिस करता हूँ जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियोस को। तो अगर मैं आज के मार्केट फॉल की थोड़ा सा आपके सामने रखूँ तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में फॉल आ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है क्रूड। आपने देखा होगा कि आज के मार्केट सत्र में 119 का क्रूड चला गया है, विच इज़ वेरी हाई फॉर द इंडियाज परस्पेक्टिव, बिकॉज हम नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। बिकॉज क्रूड ऑयल अगर ऊपर चला जाता है तो ऑब्वियसली हमारा जो फिजिकल डिपॉजिट है, क्योंकि हम यूएस डॉलर में पे करते हैं, ये जो कतार हो गया, कुवैत हो गया, ये सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्री है जहाँ से हमें ऑयल आता है उनको हम डॉलर में पे करते हैं। और ऑब्वियसली इसके चलते हमारा जो इंपोर्ट का जो बिल है वो बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं आरबीआई की तरफ से, और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है। जितना ज़्यादा क्रूड जो है वो ऊपर की तरफ भागेगा उतना नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हमें नजर आएंगे। और कल एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है जो आपने देखी होगी न्यूज़ में कि कतार की जो एक सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी है जहाँ से 20% ऑफ द एलएनजी एक्सपोर्ट होता है, रास लफान फैसिलिटी इन कतार, वहाँ पर ईरान ने अटैक कर दिया है। क्योंकि ईरान की जो एक गैस फैसिलिटी है वो सबसे बड़ी है, वहाँ पर इसराइल ने अटैक कर दिया था। तो टिट फॉर टैट करने के लिए ईरान अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है मिडल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुए हैं, कुवैत की मीना रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुए हैं। सो ये वॉर अभी एक एक एनर्जी क्राइसिस वॉर में चली गई है। बिकॉज हमें पता है कि यूएस और रशिया और यूक्रेन का भी वॉर हुआ था, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं हुआ था। बट बिकॉज ईरान इज एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल और वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करता है, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर अटैक्स होते हैं तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सप्लाई ऑफ द क्रूड ऑयल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और ऑब्वियसली इसके चलते हम इस चार्ट में क्लियरली नजर आ रहे हैं हमें कि किस तरीके से क्रूड ऊपर की तरफ भाग रहा है। ऑब्वियसली सुबह से अगर मैं 5-15 मिनट के चार्ट पे देखूँ तो सुबह से थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है 119 के लेवल से, लेकिन अभी भी 111 का क्रूड विच इज नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज वी आर द नेट इंपोर्टर्स ऑफ द क्रूड ऑयल। तो अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये जो अटैक है ईरान के वो चालू ही रहते हैं, जैसे रास लफान फैसिलिटी, कुवैत की मीना रिफाइनरीज, ये रिफाइनरीज के ऊपर अरामको जो 1.8 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कैपेसिटी उनकी, वहां पर अगर अटैक होते हैं तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इंडियन मार्केट। अगर मैं थोड़ा सा इंडियन मार्केट के ऊपर चला जाऊँ तो निफ्टी में आज बहुत गिरावट थी, 3% के ऊपर गिरावट थी। मैंने कल ही अपने वीडियोस में कहा था कि ये जो
3 कैंडल बने हैं, ये सिर्फ मुझे लगता है एक डेड कैट बाउंस है, क्योंकि अभी भी निगेटिव है। अगर मैं ब्रॉडर ट्रेंड की बात करूँ, वो बहुत ही निगेटिव है। तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं मार्केट अभी डिस्काउंट कर रहा है। आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका और इसकी वजह से मार्केट निगेटिव की तरफ है। बैंक निफ्टी, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी की बात करो, जब बैंक निफ्टी चलता भी है, अगर इकोनॉमी अच्छी रहती है तो बैंक निफ्टी अच्छा चलता है। अगर इकोनॉमी बहुत खराब होती है तो बैंक निफ्टी बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। 2000 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में मैंने बहुत समय से देखी नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बैड सेल ऑफ। अगर मैं आईटी की बात करूँ तो एआई के चलते वहां पर भी गिरावट है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी 3.5% की गिरावट थी। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 3% की गिरावट है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट ड्रिवन सेक्टर होता है, और इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन विल गो हाई, क्रूड विल हाई, सो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑयल सेक्टर, ऑटो सेक्टर्स के ऊपर पड़ेगा, तो वहां पर गिरावट जारी है। सबसे वेरी स्ट्रेंज चीज मुझे लगी है, जो सिल्वर और गोल्ड में जो गिरावट आ चुकी है। अगर मैं देखूँ तो सिल्वर जो है वो भी डाउन है 6% से, गोल्ड भी डाउन है 6% से। तो ये तो हुआ कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया, जो क्रूड ऑयल का जो ऊपर जाना है, वो एक चिंताजनक बात है इंडियन मार्केट इज कंसर्न। दूसरी एक बात मैं आपके सामने रखूंगा, जो है यूएसडी आईएनआर का इक्वेशन। क्योंकि होता ये है कि हमारे जो एफआईआईज होते हैं उनको डॉलर रिटर्न चाहिए। अगर ये जो यूएसडी आईएनआर का कैलकुलेशन ये 100 तक चला जाता है, तो ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव फॉर एफआईआईज, क्योंकि उनके रिटर्न्स डॉलर में बनते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। और उसके बाद अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छी नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल, बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और जिसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और दूसरी चीज, हमारा डॉलर रूपी इक्वेशन वो बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि 93 का डॉलर, 93 per dollar, it's not at all a good sign, and which is giving a very bad signal to the FIIs. Or you can see that they are always selling day by day, they are liquidating their stocks in the Indian market, because उनका डॉलर टर्म में कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। और ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन की बात करें, टैक्स जब वो देते हैं उसके बाद उनको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसके बजाय वो साउथ कोरिया में जाएंगे, इसके बजाय वो यूएस के मार्केट में जाएंगे, जहां पर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। मैं क्यों बार बार यूएस का नाम लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं यूएस मार्केट को अपने सामने रखूँ, तो ये देखो इंडियन मार्केट का ऊपर से नीचे तक लगभग लगभग, अगर मैं सब 26,300 की लेवल से अगर देखूँ, तो लगभग लगभग ये 12-12.5% का ड्रॉप है। लेकिन अगर मैं यूएस के मार्केट में देखूँ, तो यूएस मार्केट में लगभग जो ड्रॉप है वो उतना ज्यादा नहीं है, 5-6%। के देखो यूएस मार्केट तो 6% ही गिरी है, अभी भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बन रही है जितनी इंडियन मार्केट में बनती है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई यूर पोर्टफोलियो, एज ऑलवेज से इन माई वीडियोज। दूसरी एक बात इंडियन मार्केट में आज के सत्र में हुई, वो है एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने रिजाइन किया। और रिजाइन करते समय उन्होंने कहा है कि जो इथिक्स और प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है एचडीएफसी बैंक में, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और जिसके चलते मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ये स्टॉक बहुत नीचे खुला था, लेकिन एक मिस्त्री करके उनके जो एक नए चेयरमैन को लाया गया, जो पुराने एचडीएफसी बैंक में थे, जिसके चलते एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट के ऊपर हावी है। क्योंकि ऐसा कोई अगर चेयरमैन, जो कि सबसे बड़ा लेंडर है एसबीआई के बाद, एचडीएफसी इज द बिगेस्ट लेंडर इन इंडिया, अगर एचडीएफसी बैंक में कोई फ्रॉड या ऐसी कोई चीजें होती है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में होता है, जिसके चलते आज ये स्टॉक 5% के ऊपर डाउन था। मैंने कभी पिछले 2 सालों में नहीं देखा है कि एचडीएफसी जैसा बड़ा बैंक 5% से डाउन हो। वो भी एक सेंटिमेंट हमें ऐड कर रहा है। मतलब पहले ही ऊपर से एक ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जा रहा है, यूएसडी आईएनआर की इक्वेशन बिगड़ रहा है, और उसके चलते ये न्यूज आती है कि कोई चेयरमैन बोलता है कि एचडीएफसी जैसे बैंक का, कि कोई इथिक्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और कोई ना कोई गड़बड़ है। तो जिसके चलते मार्केट ने उसको निगेटिवली लिया। हालांकि ये नीचे से ऊपर तक एक रिकवरी आई थी, लेकिन ये रिकवरी इसकी वजह से आई क्योंकि बैंक ने क्लैरिटी दे दी, आरबीआई ने कहा है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। Obviously everyone try to safeguard it, nobody wants HDFC Bank to go down like 10%, so इसकी वजह से भी वो एक मार्केट में निगेटिव एक सेंटीमेंट है। दूसरी एक चीज कल 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 यूएस मार्केट में हुई है, जिसका तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, जिसके चलते उन्होंने अभी कहा है कि आज ही सुबह उनका बयान आया है कि उनको ये पता नहीं था, ये इसराइल ने आके वो अटैक करा है उनका जो साउथ पारस गैस फील्ड है ईरान में, जिसके चलते ये थोड़ी सी इशू बनी हुई है। लेकिन उनका कहना है कि अब हम अटैक नहीं करेंगे, और उनका कहना है कि अगर कोई कतार एलएनजी के ऊपर अटैक होता है, सो इट विल नॉट बी अ गुड साइन फॉर द ईरान, एंड यूएस विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। सो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ओनली
डोनाल्ड ट्रम्प कैन प्रेडिक्ट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। थोड़ा सा एक यूएस मार्केट के ऊपर आते हैं। कल यूएस मार्केट में आपने अगर देखा होगा कि फेड जो है, मतलब फेडरल रिजर्व जो है, उसकी एफओएमसी की मीटिंग थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कल जो है वो अनचेंज रखा। लेकिन जेरेमी पॉवेल जो है, उनको सवाल पूछे गए कि व्हाई यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द क्रूड ऑयल एंड इम्पैक्ट ऑफ द एनर्जी प्राइसेस गोइंग अप इन द यूएस एंड द इन्फ्लेशन इंडेक्स। कल उनका पीपीआई का इन्फ्लेशन इंडेक्स आया और वो भी थोड़ा सा ऊपर पे तरफ था। तो जेरेमी पॉवेल ने कहा कि अभी तो कोई डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ बढ़ता ही रहता है देन हमें रेट कट की जगह रेट हाइक्स करने पड़ेंगे। अगर यूएस में रेट हाइक हो जाते हैं सो देन इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही निगेटिव होगा ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ। बिकॉज इसके पहले ईरान और इसराइल के वॉर के पहले यूएस मार्केट ये चल रहा था कि 2026 में 2 रेट कट होंगे। 2025 एंड में 3 रेट कट हुए हैं यूएस में, और अभी माना जा रहा था कि 2 रेट कट होंगे, लेकिन अभी रेट कट नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड फेड इज इन द वेट एंड वॉच सिचुएशन। बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ कभी आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टैरिफ दिस इज इलीगल टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर टैरिफ को ऐड कर दिया। तो वो एक सिनारियो चल रहा है जिसके चलते जो फेडरल रिजर्व है और जो जेरेमी पावेल है उसको वो डिफाइन नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से इसको अप्रोच करे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइसेस गो अप, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में भी हो सकता है। सो विच इज नॉट अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे नहीं लगता है कि अनलेस एंड अनटिल दिस वॉर गेट स्टॉप्स टोटली and crude oil gets down, then only you will see some possibility at the end of the year for the rate cut। क्योंकि रेट कट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर एआई के स्टॉक्स चलने हैं, अगर रेट कट होता है तो यूएस मार्केट में लिक्विडिटी आती है, एआई के बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, यूएस मार्केट में एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो आपने देखा है कि यूएस मार्केट उतना चलता नहीं है। सो इंटरेस्ट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द यूएस मार्केट। और कल जेरेमी पावेल ने कहा है कि वो बढ़ा भी सकते हैं अगर इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ रहता है। तो ओनली ओनली ब्रीदर फॉर अस इज दिस वॉर हैज टू स्टॉप। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.275 चली गई है। एक जमाने के ऊपर वो 3.94% पे चलती थी, लेकिन ये 10 ईयर जो यील्ड है वो ऊपर की तरफ भाग रही है, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर जब बॉन्ड यील्ड 4.48 पे चली गई थी तो ऑब्वियसली रेट हाइक करना पड़ा था, मतलब रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी डोंट वांट दिस यूएस ट्रेजरी यील्ड टू गो अप। तो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से आज के मार्केट में पैनिक हुआ। हम थोड़ा सा इंडियन मार्केट की तरफ आते हैं। इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि सबसे थोड़ा सा एक जो पैनिक चल रहा है, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की तरफ है थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूं, द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज यू नीड टू हैव अ पेशेंस। बिकॉज अगर कोई 2 साल से इन्वेस्टेड है और पैसा नहीं बन रहा है, और ये आपकी बात नहीं है, ये सबकी बात है, अगर कोई बड़ा म्यूचुअल फंड वाला भी हो, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, उसका भी पैसा नहीं बन रहा है, सो यू आर नॉट अलोन इन दिस गेम। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ पेशेंस। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लुक। अगर मान लो कि मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, लुक यू ऑलवेज वांटेड टू बाय अ बिग जैकेट फॉर यू व्हिच यू लाइक फ्रॉम सर्टेन ब्रांड्स, एंड अगर वहां पर कोई अच्छा सेल चलता है तो आप क्या करते हो, वहां से भागते नहीं है, आप वहां पर जाते हो और वहां से वो जैकेट लेके आते हो। तो वही स्टॉक मार्केट में होता है। पैनिक सेलिंग के बजाय अगर कोई स्टॉक, अगर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है बिकॉज ऑफ द ईरान इसराइल वॉर, इसके वजह से अगर कोई अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर मिल रहा है तो यही एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब ये वॉर खत्म होगा तो प्राइसेस आज आपको मिल रहे हैं वो कल आपको प्राइसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राइस और सेंटिमेंट कभी साथ में नहीं आता है। सेंटिमेंट खराब होता है तभी प्राइस जो है वो खराब होती है। अगर प्राइस आपको ऊपर की तरफ मिलती है तो सेंटिमेंट जो है वो आपको भी ऊपर की तरफ का मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, there is no need to go and sell your portfolios like anything because this situation will come up। ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके सारे पैसे जो है आप पूरा 100% स्टॉक मार्केट में लगा दो। आप थोड़ा सा ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड कर सकते हो। आप ऐसे पोर्टफोलियोज को देख सकते हो जहां पर 10 का पी है, 15 का पी है, और स्टॉक का ग्रोथ जो है वो 30% का है। मैं 2-3 स्टॉक आपके सामने रखूंगा जो मुझे लगता है कि अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, विच यू कैन इजिली एड टू योर पोर्टफोलियो। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट यू कैन स्टडी अबाउट देम एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो ना बेचो, पेशेंस जरूर रखो, अपना जो साइकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि देर इज नो पेन
और टू गेन, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आपको गेन करना है तो थोड़ा सा आपको पेन सिचुएशन से जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि you borrow some money from the bank, from the personal loan, and then you put into the equities. No, that should not be there. Important factor is you should not do the leverage in this market, because कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे पास अगर एंजल ब्रोकिंग मुझे लेवरेज दे रहा हूँ, मार्केट नीचे है तो मैं लेवरेज करूँ। नो, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वॉर अभी 6 महीने चलेगी या 1 साल चलेगा। Gradual increase the extra money that you have, which you can put into the market, and which you can put gradually into the market, which can make your life easy, rather than putting all eggs into the same basket. अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना। आपने देखा होगा कि निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, यहाँ पर ज्यादा गिरावट है। इसके बजाय आप हेल्थ केयर में थोड़ी अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा लीस्ट इम्पैक्टेड होता है, थोड़ा सा सेफ्टी पकड़ता है इस सारी चीजों में, तो वहां पर आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपको 2-3 स्टॉक आपके सामने रखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हेल्थ केयर की ही बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यथार्थ हॉस्पिटल एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से एक अच्छी पॉसिबिलिटीज रखती है, क्योंकि 30% का कैडर का इंजन है। अगर मैं वैल्यूएशंस की भी बात करूँ, तो मुझे लगता है ट्रेलिंग पी जो है 37 का है, फॉरवर्ड पी 25 का आएगा। सो दिस इज ऑल्सो इज एट द गुड लेवल। दूसरा एक स्टॉक, अगर इफ यू रियली वांट टू लुक into the some of the kind of stuff that you look into, वो है नारायण हृदयालय। वो भी एक अच्छा एक प्रॉक्सी प्ले है, क्योंकि इनके मार्जिन अच्छे हैं, ये हेल्थ केयर में अच्छा नॉर्मली कर, तो वहां पर ये देखो इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है कंपेयर टू द मेनी अदर स्टॉक्स, तो इसको भी आप देख सकते हो। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन एज यूजुअल। दूसरा एक स्टॉक वुड लाइक टू सी, लाइक इट्स टाइमेक्स। टाइमेक्स एक वॉचेस बेचने का काम करता है। अगर इसके वैल्यूएशंस की भी देखो, अगर मैं बात करूं, तो ये भी जो स्टॉक है, आपको 47 का मतलब ट्रेलिंग पी है, फॉरवर्ड पी अगर मान लो कि 35-37 होता है, विच इज अवेलेबल एट द गुड लेवल्स। और इसकी जो ग्रोथ है वो 30-35% की ग्रोथ के लेवल है, ऊपर से नीचे काफी करेक्ट हो चुका है। इस कंपनी को आप स्टडी करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, तभी आप इस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 2-3 स्टॉक है। दूसरा एक स्टॉक है ब्लैकवेल, जिसका नाम है ब्लैकबक, जो जिंका लॉजिस्टिक सेक्टर्स में काम करता है। ज्यादा गिरावट नहीं है यहाँ पर। अगर मैं फॉरवर्ड पी की भी बात करूँ, तो भी मुझे थोड़ा सा सही लगता है। 27 का पी यहाँ पर बन रहा है, तो विच इज रीजनेबल लेवल्स अवेलेबल इन दिस मार्केट। तो इन सारे स्टॉक को आप देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा, नो लिवरेज, ग्रेजुअल बाइंग, नो माइक्रो कैप्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नो माइक्रो कैप। अगर आप माइक्रो कैप में चले जाओगे और वहां पर आप फंस जाओगे, बियर मार्केट और चलता है 1 साल, देन यू विल बी इन द बिग ट्रबल। यू वांट टू बाय some stock which has a more of a liquidity, 6,000-7,000 crore market cap and available at the good valuation, like Zinka Logistic as I'm showing in the screen। तो उसको भी आप देख सकते हो। अभी वापस आते हैं थोड़ा सा यूएस स्टॉक पे ऊपर। जैसे मैंने वीडियोस की शुरुआत में कहा था कि आई वुड बी गिविंग यू 2 or 3 स्टॉक्स विच आई फील दैट कैन आउट परफॉर्म इन दिस मार्केट। तो वन नेम उसके बारे में है, वो है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी। कल ही उनके रिजल्ट्स आए थे और ये स्टॉक ऊपर से नीचे तक गिरा था, और यहाँ पर थोड़ी सी अभी रिकवरी आ चुकी है। 196% की रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी ने दी है। कंपनी क्या करती है, ये एक मेमोरी स्टॉक्स है। ये जो सैंडिस्क है, माइक्रॉन है, ये एक मेमोरी स्टॉक्स है। एआई का डेटा सेंटर्स में मेमोरी की नीड बहुत ज़्यादा है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, तो वहाँ पर मेमोरी जो है, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, उसका प्ले जो है वो माइक्रॉन और सैंडिस्क है। ये दोनों स्टॉक 800% से अप है। मुझे लगता है माइक्रॉन जो है, अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं, सो यू विल सी दिस स्टॉक was up from here 8 सितंबर से 120 से लेके 445 के ऊपर चला गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा, यार एआई डेटा सेंटर अगर इतना इंपॉर्टेंट है, एआई की हाइपर स्केलर इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली मेमोरी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी है, और वहाँ पर रेवेन्यूज के नंबर भी अच्छे आए हैं। रेवेन्यूज को अच्छी तरीके से गाइड भी किया है। उसके कल रिजल्ट आए थे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। उसको आप देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। दूसरा स्टॉक मुझे जो लग रहा है, जो वो स्पेस नेम से है, मेरा फेवरेट रॉकेट लैब। तो यहाँ पर देखो ऊपर से नीचे तक एक करेक्शन हो गई है और कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पर चल रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, नए नए एडिशंस वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन एक स्पेस जो है, मतलब स्पेसएक्स का आईपीओ 2026 में आने वाला है, जिसका एक प्रॉक्सी प्ले यहाँ पर दिख रहा है। एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रॉकेट लैब कॉर्पोरेशन क्या करती है अपने स्पेस में,
ये रॉकेट्स को लॉन्च करती है, तो ऑब्वियसली इलॉन मस्क के अपने ट्वीट से के होंगे और उनका जो तरीका है स्पेस के बारे में, वो बात करते हैं कि स्पेस में डेटा सेंटर्स होंगे, वहां पर हम कूलिंग टेक्नोलॉजीज को लाएंगे। तो इन सारे चक्कर में ग्रेजुअली थोड़ी पोजीशंस आप रॉकेट लैब जैसी कंपनी उसमें अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हो, एंड विच विल बी ऑल्सो वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर द 2026। और सबसे मुझे जो मैंने लास्ट में रखा है आप सबके लिए, जो मेरा फेवरेट है, जहां पर मैंने $6 के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, उसका नाम है वेंचर ग्लोबल। तो ये स्टॉक $6 से लगभग $15 है। ये वेंचर ग्लोबल जो है वो गैस एंड एनर्जी प्ले है यूएस में। आप भी तो जानते हो कि एनर्जी की प्राइस जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सप्लाई जो एनर्जी को करते हैं उस प्ले के ऊपर ज्यादा मार्केट ध्यान देता है। तो वीजी जो है इट्स काइंड ऑफ अ कतार गैस इन यूएस, इन यूरोप में है ये कंपनी। तो ये वेंचर ग्लोबल, इस कंपनी को आप थोड़े से देख सकते हो अच्छी तरीके से। ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अगर क्रूड ऑयल 70 पे आता है तो ये ऊपर से नीचे तक $8 के भी ऊपर आ सकती है। सो थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक है, इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ईरान और इसराइल के वॉर को हेज करना है, तो किसी भी गिरावट में ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म प्ले है, 5 साल 10 साल का एक प्ले है। इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करो, ये जस्ट नाम मैंने बताई है। यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। तो मुझे लगता है कि रॉकेट लैब, माइक्रोन और वीजी ये मेरे थोड़े से हेज प्ले है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग दिस ईरान और इसराइल के वॉर में। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा आपके इन्वेस्टिंग थेसिस में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही नए टॉपिक्स आपके सामने लाने के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से स्टॉक को इस गिरावट में ऐड कर रहे हो। क्या आप पूरे कैश में हो, या आप इन्वेस्टेड हो और आप थोड़ा सा स्टॉक को ऐड करना चाहोगे इस सारी गिरावट में। ये जो विक्स ऊपर की तरफ बढ़ा है 27, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे कौन से स्टॉक आप ऐड कर रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में बता देना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।